नमस्कार। आज हम सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज की इस उलझी हुई दुनिया में थोड़ा गहराई से उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सच कहूं तो डेवलपर्स को अक्सर परेशान करता है, लेकिन इसे समझना बहुत ही जरूरी है। ये सिचुएशन तो हम सब ने कभी ना कभी फेस की ही है ना? घंटों कोड लिखने के बाद जब लगता है कि सब कुछ एकदम परफेक्ट है और फिर बूम, बिल्ड फेल हो जाता है और हम बस यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर गड़बड़ हुई कहां। और अक्सर इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ होती है एक छिपी हुई डिपेंडेंसी। जी हाँ, एक ऐसा कंपोनेंट जो हमारे प्रोजेक्ट में कह सकते हैं कि चुपके से आ गया और अब सारी परेशानी की वजह बन रहा है। तो चलिए अब इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज आखिर हैं क्या भला। बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो ये एक दोस्त के दोस्त वाली बात है। मतलब हमने लाइब्रेरी ए को अपने प्रोजेक्ट में शामिल किया, ये हमारी डायरेक्ट डिपेंडेंसी है। लेकिन लाइब्रेरी ए को अपना काम करने के लिए लाइब्रेरी बी की मदद चाहिए। तो अब लाइब्रेरी बी जो हमारे दोस्त का दोस्त है वो बन गई हमारी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। चलिए इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। यहां देखिए, हमारा ऐप सीधे तौर पर लाइब्रेरी ए पर निर्भर करता है। ये हुई हमारी डायरेक्ट डिपेंडेंसी, ठीक है। लेकिन लाइब्रेरी ए को चलने के लिए लाइब्रेरी बी की जरूरत है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि हमारा ऐप भी इनडायरेक्टली लाइब्रेरी बी पर निर्भर हो गया। तो भले ही हमने लाइब्रेरी बी को कभी सीधे सीधे अपने प्रोजेक्ट में ऐड नहीं किया, वो अब हमारे कोड बेस का एक हिस्सा है और मजा तो यहीं से शुरू होता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये होती क्या है, तो चलिए देखते हैं कि ये छिपी हुई डिपेंडेंसीज असल में किस किस तरह की मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। सबसे आम दिक्कतों में से एक है वर्जन का टकराव। जरा सोचिए, हमारे प्रोजेक्ट को एक ही लाइब्रेरी के दो अलग अलग वर्जन की जरूरत पड़ जाए। एक नया वाला चमचमाता वर्जन 2.0 और एक पुराना भरोसेमंद वर्जन 1.5। अब क्या होगा? ये स्लाइड इस कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ साफ दिखा रही है। देखिए, हमारी लाइब्रेरी ए को चाहिए लाइब्रेरी बी का वर्जन 1.5, लेकिन वहीं पर हमारी लाइब्रेरी सी कहती है अरे नहीं, मुझे तो लेटेस्ट वर्जन 2.0 ही चाहिए। अब बेचारा बिल्ड सिस्टम वो तो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई मैं किसकी सुनूं, और आखिर में वो हार मान लेता है। और अब आते हैं एक और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन पर, जिसे डायमंड प्रॉब्लम के नाम से जाना जाता है। और इसका यह नाम इसके स्ट्रक्चर की वजह से है, जो अगली स्लाइड में एकदम साफ हो जाएगा। यहां पर बिल्कुल साफ दिख रहा है कि यह काम कैसे करता है। हमारा ऐप दो अलग अलग लाइब्रेरीज ए और सी पर डिपेंडेंट है, और मजे की बात यह है कि ये दोनों लाइब्रेरीज ए और सी एक ही तीसरी लाइब्रेरी बी पर निर्भर करती हैं। लेकिन हो सकता है कि दोनों को बी का अलग अलग वर्जन चाहिए हो। इससे एक डायमंड जैसी शेप बन जाती है और असली टकराव होता है ठीक नीचे लाइब्रेरी बी के लेवल पर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपनी एक डायरेक्ट डिपेंडेंसी, मान लीजिए लाइब्रेरी ए, को अपडेट करते हैं, लेकिन उस अपडेट के साथ लाइब्रेरी ए अपनी किसी अंदरूनी डिपेंडेंसी लाइब्रेरी बी को भी अपडेट कर देती है। अब अगर लाइब्रेरी बी के उस नए वर्जन में कोई ब्रेकिंग चेंज हुआ तो हमारा ऐप अचानक से टूट सकता है, और ये सच में डरावना होता है। हमने तो बस एक छोटी सी चीज अपडेट की थी और अचानक पूरा का पूरा ऐप काम करना बंद कर देता है, क्योंकि पर्दे के पीछे कुछ और ही बदल गया। सच कहूं तो सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि हमें शायद पता तक नहीं होता कि हमारा प्रोजेक्ट असल में किन किन लाइब्रेरीज पर निर्भर करता है। अगर कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी अचानक बदल जाती है, या उसे हटा दिया जाता है, या फिर उसमें कोई ऐसा अपडेट आ जाता है जो बाकी चीजों से मेल नहीं खाता, तो हमारा बिल्ड बिना किसी साफ वजह के फेल हो सकता है। चलिए अब इस सारी बातचीत को iOS डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखते हैं कि ये वहां इतना जरूरी क्यों है। देखिए, अगर कोई iOS डेवलपर है तो ये सब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे स्विफ्ट पैकेज मैनेजर इस्तेमाल हो रहा हो, कोकोपॉड्स या फिर काफेच, ये ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज हर जगह मौजूद हैं। इनको समझने से न सिर्फ वर्जन की समस्याओं से बचा जा सकता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि हमारा बिल्ड हर बार एक जैसा और भरोसेमंद बने। और तो और, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे बहुत तेजी से हल भी किया जा सकता है। आखिर में ये समझना होगा कि डिपेंडेंसीज को मैनेज करना सिर्फ एक छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि एक बहुत ही जरूरी इंजीनियरिंग स्किल है। और ये एक लाइन इस पूरी समस्या का सार है। जो चीजें सामने हैं उन्हें संभालना फिर भी आसान है, लेकिन असली चुनौती तो उन छिपी हुई चीजों को मैनेज करने में ही है। तो यहाँ से जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो ये है कि एक अच्छा डेवलपर होने का मतलब सिर्फ शानदार कोड लिखना नहीं है, बल्कि अपने प्रोजेक्ट के पूरे इकोसिस्टम को, यानी उसके डिपेंडेंसी ग्राफ को समझना और उसे कंट्रोल करना भी है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।
अब सोचने वाली बात यह है कि आपकी अपनी स्ट्रैटेजी क्या है। आप इन छुपी हुई दिक्कतों से कैसे निपटते हैं?